मोदी जी मरने वालों की संख्या दुगनी कर रहे हैं। मोदी जी मत करिए। मोदी जी आपका झोला पैक कर दूंगा मैं। आपने बहुत इस देश की जनता को मूर्ख बना लिया। आप मोदी जी करके आप इस देश के मजदूरों को खा गए, किसान को खा गए। आपका पेट अभी भी नहीं भरा, आपका पेट अभी भी खाली है। इस देश की पूरी जनता को खाने में लगे हुए हैं। मोदी जी आप भी मोदी जी कर रहे हैं। आप दलाली खाते हैं क्या मोदी जी की? आप भी मोदी जी कर रहे हैं। जाके उस किसान के घर में जाके, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद का सम्मान करता हूं मैं, ऐसे प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करता। मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे लेकिन झूठ नहीं बोलते थे। ये तो झूठ ही झूठ, झूठ पे झूठ, हद कर दी। अब बात पानी सर से ऊपर जा चुका है। आप लोगों को मरने के लिए सड़क पे छोड़ रहे हैं। आपके पास कोई सुविधा नहीं है, आपके पास पॉलिसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप में दम है तो आइए, आप एक दिन मुझसे ही डिबेट करके दिखाइए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस देश के बारे में क्या जानकारी है। आप जिस जीडीपी की बात करते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी उस जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। जिस जीएसटी की बात करते हैं उस जीएसटी की फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर बोलने के लिए ना अंजना ओम कश्यप की जरूरत पड़ती है। आत्मनिर्भर नहीं बोल पाते ये है। और आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, अपने यार की बात करते हैं, उसका नाम इनसे ठीक से लिया नहीं जाता और अपने आप को इस देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये देश वो है जिसके अंदर नालंदा ताशकंद जैसी यूनिवर्सिटी है। ये देश वो देश है जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना को पैदा करा। ये देश में आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो इस देश के नागरिकों को मरने के लिए सड़क पे छोड़ दे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस संकट में भी तुम्हें अवसर ढूंढना चाहिए, वो अवसर खोजने की बात कर रहे हैं। अवसर कहां से ढूंढे? अवसर तो आपके व्यापारिक मित्र ढूंढ रहे हैं। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, ये ढूंढ रहे हैं अवसर। वो मजदूर जिसके घर जाने के लिए उस पर किराया नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, वो अवसर क्या ढूंढेगा? वो अवसर तो ये ढूंढ रहा है कि कोई खाली पेड़ मिल जाए जिसमें रस्सी भी टंगाई मिल जाए तो मैं अपने परिवार के साथ में मर जाऊं। उस माँ से जाके पूछिए जो सड़क पे मृत हो जाती है। वो एक छोटा बच्चा, छोटी सी उम्र का बच्चा अपनी मृत माँ का दूध पी रहा होता है पेट भरने के लिए। उस माँ से पूछिए जिसके पेट में एक नवजात शिशु। आपके अच्छे दिन आ गए, मेरे ख्याल से आपके खाते में 15 लाख डालें तभी आपके अच्छे दिन आ गए। उस माँ से पूछिए जिसके पेट में नवजात शिशु पल्ला होता है और उसको 8 हॉस्पिटल में जाने के बाद भी कहीं जगह नहीं मिलती और वो माँ दर दर की ठोकरें खा के, अस्पतालों की ठोकरें खा खाकर एम्बुलेंस के अंदर अपना दम तोड़ देती है। क्या ये घटना शर्मसार नहीं है? आपको भले ही शर्म ना आती हो लेकिन मेरे भी घर में माँ है तो मेरा दिल यहाँ से दुखी होता है और मेरे को शर्मिंदा होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो अपने व्यापारिक मित्रों की मदद कर रहा है। ऐसी स्थिति में भी वो सोच रहा है कि कैसे मैं चुनावी प्रचार करूं, कैसे मैं बिहार को अपने नाम करूं, कैसे मैं बंगाल को अपना नाम करूं, कैसे मैं मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करूं। अमित शाह ने कहा है रैली में कि हम 2/3 वोटों से बिहार में जीतेंगे। अमित शाह जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपका भी एक बेटा है, एक बार अपने बेटे की ओर देखिए कि आपका इकलौता बेटा अगर बीमार हो जाता है तो आप उसके लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। आप इस देश के तमाम बच्चों की तुलना अपने बेटे के साथ करिए, तब आपको पता चलेगा, तब आपको उस माँ का, उस बेटी का, उस बहन का दर्द समझ में आएगा कि एक बच्चे की कीमत क्या होती है। क्या लगता है जो संकट इस टाइम देश में चल रहा है, प्रधानमंत्री के पास कोई ऐसी योजना है जो बाहर वो निकल सके इस संकट? अगर उनके पास कोई पॉलिसी होती, योजना होती तो थाली डंडे ये बजवाते क्या, दिया जलवाते क्या? पॉलिसी होती पहले इस्तेमाल किया जाता। नहीं है कोई पॉलिसी उनके पास। अगर पॉलिसी होती तो उसका इस्तेमाल किया जाता। पॉलिसी तो है 72,000 LED की, 72,000 LED के 2, 4, 5 मिनट में आ जाती है। ये साल भर महीने की पॉलिसी की पॉलिसी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार इलेक्शन में। अगर इनके पास पॉलिसी होती मजदूरों को पहुंचाने की, पॉलिसी है भी तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि सारा पैसा इलेक्शन में खर्च करना चाहते हैं। श्रमिक ट्रेन चला तो रहे हैं। श्रमिक ट्रेन ऐसा, आप गए हैं श्रमिक ट्रेन से? हैं? आप गए हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो नहीं गया। आप नहीं गए तो आपको कैसे पता कि श्रमिक ट्रेन की क्या सुविधा है? मजदूर से आपने पूछा कि क्या आप सुविधा दे रहे हैं श्रमिक ट्रेन के अंदर? राजधानी में आप भेज नहीं रहे और राजधानी का किराया वसूल कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? कितनी और दलाली खाएंगे इस देश के चौथे स्तंभ को? पूरा तो जंग लगा चुके हैं, कारण इस देश का चौथा स्तंभ गिर भी जाएगा और हम लोग जिंदा हैं इस देश के चौथे स्तंभ को बचाने के लिए। हम ऐसे लोगों का कदापि साथ नहीं देंगे और तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, जिन माँओं ने, जिन बहनों ने, जिन बेटियों ने अपने घर परिवार के सदस्यों को खोया है, उनको पता है कि दुख दर्द क्या होता है। और अब आपको और हमें, आप क्या सोच रहे हैं कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित किस तरीके से मारे जा रहे हैं? आप इस हिंदुओं का वोट का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे वोट बैंक के लिए? अब इस देश का हिंदू भी जाग चुका है, मुस्लिम भी जाग चुका है, सिख भी जाग चुका है, ईसाई भी जाग चुका है और अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस संकट में प्रधानमंत्री क्या कर सकते थे? इस संकट में प्रधानमंत्री क्या कर सकते जो उन्होंने नहीं किया? प्रधानमंत्री जी क्या नहीं कर सकते थे? आपसे प्रश्न करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ प्रधानमंत्री जी क्या कर सकते थे। प्रधानमंत्री जी ये कर सकते थे कि जिस तरीके से
प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन सुविधा करते हैं कि आप इस पे कॉल कीजिए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लीजिए। तो प्रधानमंत्री जी एक नंबर जारी कर सकते थे कि पूरे देश में कहीं भी मेरे भारतवर्ष का कोई भी मजदूर परेशान है, किसी भी जाति धर्म को मानने वाला, वो इस नंबर पे कॉल करे, उसके लिए खाना और राशन पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री ये कर सकते थे। प्रधानमंत्री ये कर सकते थे कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर से लेकर यूपी, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, तमाम जगह, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी वालों को और उन निक्करधारी सेवकों को खड़ा कर देते कि कहीं भी मेरे भारतवर्ष का कोई भी मजदूर पैदल जाते हुए दिखे तो उसको सुविधा कराओ आने जाने की, और अगर कोई प्यासा दिखे तो उसे पानी की सुविधा कराओ। देश के प्रधानमंत्री इतना तो कर सकते थे। अरे इस लॉकडाउन के अंदर तो इतना देखने को मिला है कि लोगों को पानी तक नसीब नहीं हुआ, भूखे और प्यासे मर गए। आप मोदी जी इतना तो करा सकते थे कि उनको घर नहीं बेच सकते तो कम से कम उनको उसी जगह पर पानी और खाना तो मुहैया करा देते। मेरे दिल को और मेरे भाइयों मजदूरों को भी बहुत खुशी मिलती। देखिए, रैली का टायर पंचर कर देगी बिहार की जनता, स्वागत के लिए तैयार हैं पुराने जूते और चप्पल, ठीक है, और जिस पे रैली पे रथ यात्रा ये करेंगे उसका पंचर करेगी बिहार की जनता। बिहार के अंदर से शुरुआत होगी भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण भारत से जाने की तैयारी। मोदी जी का झोला पैक हो चुका है और उस झोले को एयरपोर्ट तक मोदी जी जाना चाहेंगे फ्लाइट से तो फ्लाइट से, ट्रेन से जाना चाहेंगे तो ट्रेन से, और अगर मोदी जी पैदल जाना चाहेंगे तो पैदल। इस देश की जनता मोदी जी के झोले को पहुंचाने की तैयारी कर रही है जिस तरीके से। और मैं आपको बताऊं, सबसे बेहतर है योगी आदित्यनाथ जी, जो कहते हैं कोरोना खत्म खत्म खत्म। योगी आदित्यनाथ जी के पास ऐसी पॉलिसी है कि अगर कोरोना खत्म नहीं होगा तो झट से खत्म कर देंगे। वो क्या पॉलिसी है? वो पॉलिसी ये है कि भारत का नाम बदल के न्यूजीलैंड कर देंगे। खत्म, अंधभक्त खुश कि भैया कोरोना खत्म, क्योंकि नाम ही बदल गया। योगी जी से स्मार्ट बंदा कोई नहीं है, समझ रहे हैं। योगी जी ऐसा है, सुबह बाल पे तेल लगाया अपना एकदम बाल फुल सेट, उसके बाद नाम बदल देंगे शाम तक। है भी नहीं उनके। अरे भैया, बाल टेंशन इतनी लेते हैं, नाम सोचने में वक्त लगा। अब योगी जी को नाम सोचने में वक्त लगा, उन्होंने सोचा न्यूजीलैंड कर दें तो भैया कोरोना मुक्त हो जाएगा भारत। कि क्या लगता है जो बिहार के जो मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, इस कोरोना काल संकट में जो पैदल लोग पहुंचे हैं, उन सारी परिस्थितियों को, उन सारी दिक्कतों को देखते हुए वोट करेंगे इस बार? वोट क्या करेंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप बात को नहीं समझ रहे। जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारत का नाम बदल के न्यूजीलैंड कर दिया जाएगा, तो भैया ये घटना तो भारत में हुई है, भारत का नाम तो अब न्यूजीलैंड है ना, तो ये देश की जनता को गुमराह कर देंगे। और क्या दिक्कत है, योगी आदित्यनाथ जी पहुंच जाएंगे बिहार, बिहार का भी नाम बदल देंगे, बिहार का भी नाम बदल देंगे, जिससे वहां बिहार की चुनाव। मेरा मानना तो ये है कि अमित शाह जी बिना बात चुनावी प्रचार करने में लगे हुए हैं, इतनी एलईडीओं का खर्च कर रहे हैं, देश की गरीब जनता का पैसा मारकर। योगी आदित्यनाथ जी को भेज दो, वो तो बिहार का भी नाम बदल देंगे। काम इन्हें कुछ करना नहीं है, जनता को मूर्ख बनाना है, भक्तों से ताली पिटवानी है। भक्तों ताली बजाओ और खुश हो जाओ, क्योंकि भारत कोरोना में 11वें स्थान से 4थे स्थान पे पहुंच चुका है। आप थाली पीटते रहो, अनुपम खेर जी आप भी थाली पीटो, खूब थाली पीटो, क्योंकि ये अनुपम खेर जी तो ऐसे लोग हैं, अनुपम खेर जैसे ऐसे लोग हैं जो कोरोना जैसी महामारी में भी पैसा कमाने की सोचते हैं। ना कि इनको तो सबक लेना चाहिए सोनू सूद जैसे लोगों से, जिन्होंने इस महामारी में बाहर निकल के देश की गरीब जनता की सेवा करी है, उन मजदूरों की सेवा करी है जो महाराष्ट्र के अंदर रह रहे हैं, बिहार से आए हुए मजदूर हैं, उनको उनके घर तक पहुंचाया है। आप बताइए एक ऐसे भाजपा के नेता का नाम, बताइए एक ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम जिसने इन मजदूरों के लिए भलाई के लिए सोचा हो। ये ऐसे हरामखोर नमक हलाल लोग हैं कि जो देश की जनता का नमक खा रहे हैं और उनसे ही नमक हलाली कर रहे हैं। इन्हें पसंद आता है इस देश का नमक, खाते इस देश का नमक है, लेकिन यारी निभाते हैं अपने यारों की, यारी निभाते हैं अपने यार अमेरिका के ट्रंप की, यारी निभाते हैं पाकिस्तान के इमरान खान की, क्योंकि कभी वहां बिरयानी चखी आते हैं, कभी अपने यार का प्रोग्राम करा देते हैं। और इनका यार ऐसा है कि यार इनका बीच चौराहे पे धोखा दे देता है। नेपाल, जिसकी औकात इतनी सी है कि हमारे जेल के कैदी छोड़ दें तो पाकिस्तान और नेपाल को निस्तो नाबूद कर देंगे, आज वो बिहार के सीतामढ़ी से हमें आंख दिखा रहा है, कभी फायरिंग कर रहा है तो कभी कुछ कर रहा है। इस देश की दलाल मीडिया नहीं दिखाएगी तो क्या इस देश की जनता तक सच नहीं पहुंचेगा? इन्होंने मूर्ख बनाने का प्रयास कर रखा है पूरे देश की जनता को। कभी ये थाली पिटवाते हैं, कभी ढोल बजवाते हैं, कभी लाइट जलवाते हैं, कभी दिए जलवाते हैं। दिवाली के समय पर या और जो तमाम आपने देखा कि त्योहार बेकार हुए, उन पे तो उन्होंने दिए नहीं जलवाए नरेंद्र मोदी जी ने। दिवाली पे आप कहते हैं कि बम मत फोड़िए, हैं, होली पे कहते हैं पानी मत फेरिए, है ना, और हर त्योहार पर शराब पी के मनाए इंसान। आप और तो और छोड़िए, महामारी के समय में भी कोरोना ने, आप शराब पीजिए, ना त्योहार पे आप बम फोड़िए, ना दिवाली पे बम जलाइए, ना होली पे पानी बिखेरिए। हर त्योहार पे, महामारी पे सिर्फ शराब पीजिए। इन पे शराब के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सरकार के पास शराब से पैसा आ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं?
बिहार के अंदर अभी आप देखिए, मध्य प्रदेश का मैं आपको करंट मुद्दा बताऊं, मध्य प्रदेश के अंदर इनके पास बहुमत है नहीं, राज्यसभा में 2 कैंडिडेट इन्होंने खड़े कर दिए। कैसे खड़े कर दिए? क्योंकि वहां इनका इरादा है खरीद और फरोख्त का धंधा चलाने का। ये पुराने बाजीगर हैं, धंधा करने वाले लोग हैं। ये जो गरीब देश की जनता, जो किसान खून पसीने की कमाई से पैसा कमाता है ना, उस किसान से जाके पूछिए जो पूरे दिन अपना पसीना बहाता है, तब उसका बेटा, आपको पता है जब किसान के फोन पे मैसेज आता है तो उसका पिता उससे कहता है कि बेटा फोन पे मैसेज आया, जाकर देख। तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी ये मैसेज बैंक से नहीं आया कि हमारे लिए पैसा आ गया, ये मैसेज मेरी फीस का आया है। उस किसान से जाके पूछो कि जब वो अपने बेटे की स्कूल की, कॉलेज की फीस नहीं दे पाता, जब वो किसान अपने बैंक वालों का कर्ज नहीं चुका पाता, जब वो किसान के खेत पे कब्जा कर लेते हैं बैंक वाला, तो उस किसान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, इस पेड़ पे टंग जाने का। और आप एक बात बताइए कि अगर यही सुविधा, जब एक किसान सड़क पे मरता है, जब एक मजदूर सड़क पे मरता है, तो उसको एम्बुलेंस की सुविधा कराई जाती है उसकी डेड बॉडी को उठाने के लिए, अगर यही सुविधा उसको घर पहुंचाने के लिए कर दी जाए तो शायद इस देश का मजदूर कभी ना मरे।